दोस्तों आज हम इंसानों की इतनी तरक्की हो गई है कि सिर्फ धरती पे ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अपना झंडा गाड़ चुके हैं। मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सबसे बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस पृथ्वी पर लाखों तरह के जीव जंतु निवास करते हैं जिनके ऊपर मानव का ही हुकूमत चलती है। धरती पर जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक कई तरह के परिवर्तन आए हैं और इन्हीं परिवर्तनों में हम मानवों का विकास और इतिहास भी जुड़ा हुआ है। लेकिन एक सवाल हम सभी के मन में जरूर आता है कि इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, धरती पर मानव कहां से आए, कौन थे हमारे पूर्वज जिन्होंने मानव इतिहास की भूमिका निभाई थी, क्या है हम इंसानों का रहस्य, हमारे पूर्वज कौन थे। ऐसे कई तरह के अनेकों सवाल हमारे मन में आते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में ऐसे ही सवालों का जवाब जानेंगे और मानव के शुरुआती जीवन से लेकर आधुनिक जीवन तक का सफर को समझेंगे। साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी और पृथ्वी पर आने वाले समय में कैसे कैसे घटनाएं होती रही, उसके बाद पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। दोस्तों हमारा सौरमंडल एक अद्भुत जगह है और इसी अद्भुत जगह में सौरमंडल की दुनिया अरबों किलोमीटर दूर तक फैली हुई है, जिसके केंद्र में हमारा सूर्य उपस्थित है और इसी सूर्य के चारों ओर हर एक छोटे बड़े ऑब्जेक्ट घूमते रहते हैं और इन्हीं ऑब्जेक्ट में एक हमारा नीला ग्रह यानी पृथ्वी भी शामिल है, जिस पर आज हम अपना जीवन जी रहे हैं। दोस्तों वैज्ञानिक आधार पर यह माना जाता है कि फिलहाल जिस जगह पर हमारा सूर्य मौजूद है और पृथ्वी तथा अन्य 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इस जगह पर अरबों साल पहले क्या था। अगर यह सूर्य नहीं होता तो आज धरती पर हमारा अस्तित्व भी नहीं होता और सूर्य की वजह से ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। दोस्तों साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारे इस सौर मंडल की उत्पत्ति की कहानी आज से लगभग 4.6 बिलियन पहले शुरू होती है। उस समय में सौर मंडल की जगह पर कोई भी ग्रह या ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था और न ही सूर्य था और न ही चांद तारे थे या फिर पृथ्वी थी। अगर वहां पे कुछ मौजूद था तो वे थे धूल कण और गैस के बादल, और इसी गैस के बादल में हीलियम और नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा भरी हुई थी, जिसे हम नेबुला या निहारका के नाम से जानते हैं, जो कि दिखने में काफी विशालकाय और खगोलीय पिंड जैसा लगता था। उस वक्त ये गैलेक्सी में बहुत ही तेज गति से घूम रही थी। नेबुला थ्योरी के अनुसार माना जाता है कि आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले इस नेबुला गैस वाले बादल के अंदर एक भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसके कारण इस नेबुला गैस के बादल के अंदर जमे हुए रॉ मटेरियल धीरे धीरे ठहरने लगे और बहने लगे। उस वक्त बादलों वाली धूल बहुत ही तेज गति से घूम रही थी। लाखों करोड़ों सालों के बाद यह घूमती हुई धूल वाली बादल एक फ्लैट डिस्क का आकार लेने लगी। तेज गति से घूमने के कारण यह बादलों वाली गैस का कुछ हिस्सा केंद्र की ओर जमा होने लगा और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैसीय बादलों का अधिकांश हिस्सा केंद्र की ओर दबने लगा। साथ ही बाकी बचे एलिमेंट्स लाखों किलोमीटर दूर जाकर इस पिंड के ऑर्बिट में घूमने लगे। उच्च स्तर पर प्लाज्मा का निर्माण हुआ और इसी प्लाज्मा में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसीलिए आज भी सूर्य गैलेक्सी का चक्कर लगाती है। बाकी के बचे हुए ऑब्जेक्ट छल्ले के इस गोले का चक्कर काटने लगे, जो आगे चलकर ग्रहों का निर्माण किया। ये प्रक्रिया होने में करोड़ों साल लग गए। गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत यह गोला सिकुड़ता चला गया और सिकुड़ने के कारण यह छोटा और गर्म होता चला गया। नेबुला के बीच सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए निहारकाओं के कण सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लेते हैं और इस डिस्क में घूमते हुए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वे ग्रेविटेशनल पुल के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल्स का निर्माण करने लगे। लेकिन अभी भी कुछ बेहद छोटे छोटे एलिमेंट्स जैसे हीलियम और नाइट्रोजन सूर्य के पास वाले क्षेत्र में ही घूमते हैं। नेबुला के बीच में बनी सूर्य द्वारा सौर हवा के कारण ये हल्के एलिमेंट्स सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं, लेकिन ये इतने दूर भी नहीं जाते जिससे कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर न लगे। बाकी सूर्य के पास वाली क्षेत्र में बचे थोड़ा भारी और बड़े एलिमेंट्स आपस में जुड़कर एक बड़ा पिंड बना लेते हैं और इन्हीं भारी मटेरियल के टुकड़ों ने आपस में मिलकर सौर मंडल के ग्रहों का निर्माण किया। इस डिस्क के बाहरी हिस्सों में गैस और बर्फ जैसी हल्के एलिमेंट्स मौजूद थे, जिन्होंने आपस में जुड़कर सौर मंडल के गैसीय ग्रहों का निर्माण किया और इसी वजह से केंद्र में उपस्थित तारों के आसपास चट्टानी ग्रह पाए जाते हैं, जबकि तारों से दूर गैसीय और बर्फीले ग्रह पाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा होने में करोड़ों वर्ष बीत गए और कुछ इस तरह से करोड़ों अरबों सालों में ग्रहों का निर्माण हुआ, जो कि आज हम देख रहे हैं।
कुछ इस तरह से पृथ्वी अस्तित्व में आई थी, लेकिन अभी भी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस पे अभी जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, वो आपको इस वीडियो में आगे पता चलने वाला है। दोस्तों, पृथ्वी है सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर वायुमंडल और जल दोनों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। पृथ्वी की इन्हीं खूबियों के चलते इस ग्रह पर जीवन है और अलग अलग किस्म के जीवों का जन्म हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर जीवन नहीं था। 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी की सतह पर खौलता हुआ लावा और मैग्मा पाया जाता था, जो कि बेहद गर्म था। उस समय पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री से 1600 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करते थे और इसी सतह पर हमारा घर भी बनने वाला था। लेकिन यह राह इतना आसान भी नहीं होने वाला था। इस धरती पर अरबों साल पहले अनेकों प्राकृतिक घटनाएं होते रहती थी। लगभग 3.9 अरब साल पहले एस्टेरॉयड और अन्य कोमल कॉन्टिनेंट लगातार पृथ्वी पर आग बनकर बरस रहे थे। बाद में यही एस्टेरॉयड केमिकल रिएक्शन की वजह से पानी में परिवर्तित हो गया। यह प्रक्रिया होने में करोड़ों वर्ष बीत गए। उस वक्त एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। जब पृथ्वी पर पानी बन रहा था, तब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की सतह पूरी तरह पानी से ढक चुकी थी। दोस्तों, हमारे पृथ्वी के अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से भरा हुआ है, जो कि हमेशा गर्म होते रहता है। लेकिन पृथ्वी की ऊपरी सतह जब ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर निकल नहीं पाती और इसी वजह से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। उस समय पृथ्वी पर यही प्रक्रिया चल रही थी। जहां तहां से पानी से ज्वालामुखी निकल रहे थे और इन ज्वालामुखी से निकलने के कारण पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। अंतरिक्ष से उल्का पिंडों का गिरना लाखों साल तक चलती रही और आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले धरती पर वातावरण बनने लगे थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, समुद्रों में सिंगल सेल बैक्टीरिया पनपने लगी, जो जीने के लिए पानी के अंदर के खनिज पदार्थों का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग कर ऑक्सीजन छोड़ते थे। इसी माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी, जिससे पृथ्वी पर वायुमंडल बनने लगे थे। यही सिलसिला करोड़ों साल तक चलती रही और लगभग 300 अरब साल पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए थे। पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ने के कारण जमीन और वायुमंडलीय वातावरण में उपस्थित आयरन के मिनरल्स पानी से मिलकर रिएक्ट होने लगे और पृथ्वी हल्की गर्म हो गई। उस वक्त एक दिन 16 घंटे का हुआ करता था। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार पड़ने लगी और इन्हीं दरारों से पृथ्वी के कोर में उपस्थित लावा और मैग्मा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पृथ्वी पर निकलने लगे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर एसिड रेन होने लगा। कई सालों तक एसिड रेन होने के कारण पृथ्वी का 80% हिस्सा जलमग्न हो गया। इसी वक्त पानी में सिंगल सेल जेनेटिक मटेरियल का निर्माण हो रहा था। दोस्तों, कहा जाता है कि इस धरती पर हम इंसानों का अस्तित्व समुद्र की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। सब कुछ सिंगल सेल से शुरू हुआ था। इसी वक्त पानी में सिंगल सेल जेनेटिक मटेरियल का निर्माण हो रहा था और पानी में मौजूद ऑयली मटेरियल की वजह से सिंगल सेल ने अपने को फॉर्मेशन के बाद जेनेटिक मटेरियल और कॉमन इंस्ट्रक्शन के चलते इस सेल ने खुद को पहली बार कॉपी किया और यही जीवन की पहली शुरुआत थी। उस वक्त एक दिन 18 घंटे का हुआ करता था। धीरे धीरे समय का चक्र बढ़ता रहा और बहुत सारे म्यूटेशन और अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जल में लाखों करोड़ जीवों का जन्म होने लगा। समय बदलता रहा और प्रकृति अपना काम करती रही। उस वक्त जीवों का जन्म और मृत्यु का सिलसिला जारी था। इन्हीं जीवों में एक जीव ऐसे आए जो मानव इतिहास की कहानी लिखने वाली थी। इन्हीं जीवों में बहुत सी प्रजातियां विकसित हुई और बहुत सी प्रजातियों का नामो निशान इस धरती से मिट गया। ये क्रम ऐसा ही चलता रहा और लाखों एवं करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद जब पृथ्वी पर अनेकों प्रकार और आकार के जीव जंतुओं का एवोल्यूशन होना शुरू हुआ, उस वक्त एक दिन 20 घंटे का हुआ करता था। इसी एवोल्यूशन में एक जीव ऐसे थे जो पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए थे, जिनका नाम था डायनासोर। क्योंकि डायनासोर भी एक सरीसृप से निकली हुई प्रजाति है। कई तरह के एवोल्यूशन होने के बाद डायनासोर की प्रजाति बाहर आई थी और दोस्तों, माना जाता है कि ये डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले यानी कि ट्राइसिक काल में अस्तित्व में आए थे। यह वह समय था जब धरती के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे।
यानी एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे रोडिनिया या पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और करोड़ों सालों के बाद यही पेंजिया दो भागों में बट गया जिसे गोंडवाना और लारेशिया बना। और यह सिलसिला यही नहीं रुका, ये कॉन्टिनेंट कई भागों में टूट गए और कई महाद्वीपों का निर्माण किया, जिसमें हमारा एशिया महाद्वीप भी शामिल है। देखिए, कहा जाता है कि ये डायनासोर करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किए थे और आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती से समाप्त हो चुके थे। जब इस धरती से डायनासोर का खात्मा हुआ, उस काल को क्रेटेशियस काल माना जाता है। या यूं कहें कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। वे चलते थे जहाँ हम चल रहे थे, इसी हवा में सांसें ली और इसी धरती पर लड़ाइयाँ थी। ये डायनासोर आकार में बहुत बड़े होते थे, विशालकाय होते थे और कुछ डायनासोर छोटे भी होते थे। इनकी कई हजार प्रजातियां थी। इन डायनासोर में कुछ तो मांसाहारी होते थे तो कुछ शाकाहारी होते थे और कुछ तो डायनासोर इतने खतरनाक प्रकृति के होते थे कि वो अपने बच्चे तक को ही खा जाते थे। देखिए, ये डायनासोर के दौड़ने की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ये बड़े बड़े बिल्डिंगों से भी ऊंचे होते थे और इनका जबड़ा भी काफी ताकतवर होता था। इन डायनासोर का शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, डिनोस प्लस सोरस। डिनोस का मतलब होता है टेरिबल और सोरस का मतलब होता है लिजार्ड, यानी कि एक भयानक छिपकली, जो कि आज के रेप्टाइल्स यानी सांप, छिपकली और मगरमच्छ के पूर्वज हैं। सन 1841 में इन डायनासोर का पहला फॉसिल्स मिला था। दोस्तों, जब इस धरती पर डायनासोर जीवित थे तो उस काल को क्रेटेशियस काल माना जाता है। इस काल के दौरान डायनासोर के कई हजार प्रजाति रहती थी। इसके बाद के काल को जुरासिक काल माना गया। इस काल में भी कई तरह के खतरनाक और भयानक डायनासोर विचरण करते थे। इनके ऊपर एक हॉलीवुड पिक्चर भी बनी, जुरासिक पार्क। दोस्तों, जब इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था तो वे चलते थे जहाँ हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली और इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार विचित्र बड़े डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी और कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे। तो वही कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक प्रवृत्ति के थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव में जाने जाते थे। फिर अचानक ऐसी क्या घटना घटी कि इन डायनासोर का नामो निशान इस धरती से मिट गया, वो अभी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों, आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिगारने की आवाज। जब ये सारे डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह के बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकरा था। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह के बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन वाला यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। और जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इनकी स्पीड एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस दागते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे इसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। और कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता और लगभग 40,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही लाखों टन मेटल और धातु अंतरिक्ष में चले गए और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस विस्फोटक के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए और 20 मिनट 40 सेकंड्स के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.2 तीव्रता की भूकंपमयी तरंगे उठने लगी। इसकी वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी।
भूकंपमयी तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को धक्का दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख के ढेर में बदल गए। और इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस एक शुरुआत थी। दोस्तों, विस्फोटक की वजह से जो लाखों टन मेटल और धातु अंतरिक्ष में ऊपर गए थे, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 46 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। और गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोटक के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोटक के इलाकों से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। और इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% आबादी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी वही जीव जिंदा बच सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े बड़े विशालकाय जीव जीवित बच गए, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका, जिसकी वजह से भी लाखों डायनासोर भूखे मर गए। इस तरह से डायनासोर का काल खत्म हो गया। लेकिन डायनासोर का खत्म होना एक नई प्रजाति के लिए नया अवसर लेकर आया, और वो प्रजाति थी मैमल्स। मैमल्स, जिसे हम स्तनधारी जीव भी कहते हैं। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद इस महाविनाश से अपने आप को बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये मैमल्स जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाविनाश होने के बाद धरती फिर से सामान्य होने लगी और फिर से नए पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए। और धरती पर जो 10% जीव बच गए थे, उन्हें में एडाप्टिव रेडिएशन होने की वजह से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। और दोस्तों, लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजाति आई थी, जिसकी आंखें सर में आगे की ओर थी। और इसी काल में प्राइमेट्स के अंदर एक महत्वपूर्ण एवोल्यूशन हुआ। इसका स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरमन मैग्नम कहते हैं, वह स्केल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई, वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम हो गई। और आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने लगे। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल पैदा हुई, जो धरती के 2 महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। इस भूभाग को देखिए, यह टूटकर बना था। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस दोनों महाद्वीप को आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी, जो कि आज माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। यह पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। और इसी पर्वत शिखर से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण किया। और आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई और घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए अनुकूल थे, और इन्हीं में से दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। लगभग 1.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप ले ली थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग जाने पहचाने लग रहे थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी और लगभग 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में फिर एक बार हलचल पैदा हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवाओं का मानसून पूरी तरह से रुक गया और इसी वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गई है। और ये इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये है हमारे काफी दूर के रिश्तेदार, जो कि हमारे पूर्वज कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं पिरोला या फिर पिरोला पिथिकस। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप्स से हुई। ये पिरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरे डाल तक नहीं जा पाते थे, इसलिए हमेशा झुंड में रहते थे।
कभी कभी ये अपने दो पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। दोस्तों, माना जाता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये अफ्रीका का मैदान हरे भरे जंगलों से भरा था। इसी जंगल में ग्रेट एप्स जंगली जानवर की तरह रहा करते हैं। इन्हें हम आदि मानव के नाम से भी जानते हैं। और जंगल ही उनका बसेरा हुआ करता था। वे घास, पेड़ों के फल, फ्रूट, पत्तियां इत्यादि खाते थे। इसके अलावा जानवरों को मारकर उनका मांस भी खाते थे। वे लोग कपड़े नहीं पहनते थे और पूरे जंगल में घूमते रहते थे। भोजन की तलाश में दिन भर वे इधर से उधर भटकते रहते थे। उस समय इंसानों की शक्ल आज के बंदरों के जैसी लगती थी। पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद ये रात में गुफा में या फिर पेड़ों पर सो जाते थे। ये ऐसा इसलिए करते थे ताकि गुफा में सोने से ठंड न लगे और साथ एवं धूप से बचा जा सके तथा जानवरों से बचाते थे। देखिए, ये आदि मानव का जीवन बहुत ही डर एवं कष्ट में गुजरती थी। इनका एक ही मकसद होता था, किसी भी तरह से अपना पेट भरना। ये जब भी भोजन की तलाश में बाहर निकलते तो सभी झुंड में जाते थे और फल फ्रूट या फिर जड़ी बूटी खाते। अगर फल फ्रूट न मिलता तो अपने से कमजोर जानवरों को मारकर उनका मांस कच्चा खाते थे। वे एक जगह से दूसरे जगह समूहों में जाया करते और दिन भर इधर से उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। कभी कभी तो ये आदि मानव जानवरों का शिकार आसानी से बन जाते थे। खास करके ये तेंदुआ ऋषि, जो कि आदि मानव का शिकार आसानी से कर डालता था, क्योंकि उस वक्त यह ऐसा जानवर हुआ करता था जो कि सड़क पर पेड़ों पर चढ़ जाता और आदि मानव का शिकार आसानी से कर डालता। इसीलिए आदि मानव जब भी कभी बाहर निकलते तो सभी ग्रुप में ही जाते थे। और अगर एक जगह पे खाना समाप्त हो जाता तो आदि मानव का जो साथ मुखिया होते थे वे सभी को लेकर दूसरी जगह पर चले जाते थे। इस तरह से वे अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनको अपनी जान बचाने भयंकर चुनौती होती थी। उस टाइम ये आदि मानव काफी कमजोर भी हुआ करते थे और दो चीजों से ज्यादा डर लगता था, एक तो मौसम और दूसरा जंगली जानवरों से। फिर जैसे जैसे आदि मानव में विकास होता गया वे अपने आप को डेवलप एवं अपग्रेड करने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब ये आदि मानव ने आग जलाना भी सीख लिया था। आग भी आदि मानव की ही देन है। आग को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जब ये आदि मानव आपस में खेल खेल में दो पत्थरों को आपस में रगड़े तो उससे चिंगारी उत्पन्न हुई और जाकर पास के सूखी पत्तियों पर जा गई। चूंकि पत्तियां सूखी थी इसीलिए उसमें आग लगी। तभी आदि मानव समझ गए कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग निकलती है। कभी कभी तो आदि मानव पूरे जंगलों में आग लगा देते थे। जब ये आग रात में जलती तो उन्हें रोशनी और उष्मा प्रदान करती थी और इसी आग में यह जानवरों को पकाकर खाने भी लगे। आग पर पका हुआ मांस खाने के बाद आदि मानव को बहुत अच्छा और स्वादिष्ट लगा और इन्हें चबाने में भी काफी सहायता मिलती थी और कम ऊर्जा खर्च होती थी। जैसे ही पका हुआ मांस आदि मानव ने खाया तो उनका दिमाग धीरे धीरे बड़ा और विकसित होने लगा। इसके बाद से आदि मानव आग का इस्तेमाल और कई अन्य कार्यों में करने लगे, जैसे कि गुफा के आगे आग जला देते थे या फिर ठंडी के मौसम में गर्मी के लिए भी आग का इस्तेमाल करने लगे। देखिए, आदि मानव की सबसे पहली खोज आग ही थी। उसके बाद इन्होंने हथियार बनाना शुरू किए थे। दोस्तों, आज हम इंसान मशीन गन, AK-47, हैंड ग्रेनेड के अलावा और कई अन्य न्यूक्लियर खतरनाक औजारों, हथियारों की खोज कर चुके हैं। इसे आज के डेट में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन इतने हथियारों की तरक्की होना ये सब हमारे पूर्वजों के इंटेलिजेंस का नतीजा है। क्योंकि अगर हमारे पूर्वज पहले हथियार को नहीं बनाते, इवेंट नहीं करते तो ये जंगल से बाहर नहीं निकल पाते और हथियारों का आविष्कार भी नहीं हो पाता और न ही इंसानी सभ्यता का विकास होता। पत्थरों को नुकीला करने से लेकर भाला, चाकू और अन्य प्रकार के औजार बनाने तक का कार्य हमारे पूर्वजों ने किया था। और इसी वजह से जैसे जैसे वे हथियार औजार बनाने लगे वैसे वैसे उनका दिमाग भी बड़ा और विकसित होने लगा। उन्हें अब यह एहसास हो रहा था कि अगर जंगल में रहना है तो हथियार औजार साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में उन्हें खतरनाक जंगली जानवरों का डर रहता था। इस तरह से वे औजारों से अपने परिवारों की रक्षा किया करते थे और आसपास के इलाकों पर उनका ही राज चलता था। देखिए, ये अधिकांशतः ज्यादा चकमक पत्थर के हथियार बनाया करते थे, क्योंकि यह एक ऐसा पत्थर हुआ करता था जिसमें कई तरह के आकार किए जा सकते थे। ये आदि मानव खूंखार जानवरों से बचने के लिए पेड़ों की टहनियों को काटकर उनका इस्तेमाल करने लगे। समय बीतता गया और ह्यूमन इवोल्यूशन होने के साथ साथ उन्होंने सर्वाइवल टेक्निक की खोज जारी रखी और अर्ली ह्यूमंस पत्थरों का इस्तेमाल करके जानवरों का शिकार करने लगे। लेकिन यह छोटा सा हथियार ज्यादा दूर तक मार करने में सक्षम नहीं था। अब जरूरत थी अच्छे अच्छे हथियार बनाने की, अपनी सूझबूझ से लॉन्ग डिस्टेंस तक के मार करने वाले औजारों की।
वे इस तरह से आदि मानव ने तरह तरह के औजार बनाना शुरू किया। इस औजार बनाने के काल को पूर्व पाषाण काल माना जाता है, जो कि 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसके भी 3 कालखंड है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर जैसे जैसे इन मानवों में विकास बढ़ता गया, वे भाला बनाने लगे और इसके साथ साथ कुल्हाड़ी भी बनाने का काम शुरू किया। और कई हजारों सालों के बाद वे अच्छी तरह से इन औजारों का इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों, ये आदि मानव अफ्रीका से निकलकर और कई अन्य भागों में जाने लगे, जैसे कि चाइना, यूरेशिया, इंडोनेशिया। वहां जाने से इनका दिमाग और विकसित और डेवलप हो गया और ये अपने आप को अपग्रेड करते रहे। इस तरह से उन्होंने खेती की भी शुरुआत की। देखिए, खेती करना कैसे चालू हुआ, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी। कहा जाता है कि जब ये आदि मानव ने जंगलों में पेड़ पर लगे फलों को देखा तो वे अपना हाथ बढ़ाकर उसे तोड़ लेते थे, और जब वो फल खाए तो उन्हें मीठा और अच्छा लगा। वही फल का बीज उन्होंने जमीन पर फेंका। कुछ दिन बाद उस जमीन से वहां पर पौधे निकल आए और कुछ दिनों के बाद वो पौधा पेड़ का रूप ले लिया और टहनियां आने लगी। फिर उसमें कुछ महीने के बाद फल लगने लगा। यह देख आदि मानव बहुत खुश हुए और समझ गए कि किसी बीज को खाने से, जमीन पर फेंक देने से उससे एक दिन पौधा निकलेगा, पेड़ बनेगा और फल लगेगा। फिर जब कभी भी ये आदि मानव अपने पसंदीदा फल को खाते तो वो जमीन पर फेंक देते। लेकिन यहाँ पे आदि मानव ने एक चीज गौर किया कि पेड़ उसी जगह पर निकल रहे हैं जिस जगह की मिट्टी नर्म है। पथरीली जगह पर फेंकने से पेड़ नहीं निकलता है, और जो पथरीली इलाका था वे उसको नरम करने लगे और इस तरह से खेती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे वे खेतों में औजारों का इस्तेमाल करने लगे और लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद काफी हद तक ये विकसित हो गए और कुछ इस तरह से हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर आया था। इन्हीं में से एक प्रजाति आई थी होमो इरेक्टस, जिसका अर्थ होता है सीधा चलने वाला आदमी। यह होमोनिड की एक विलुप्त प्रजाति है जो कि अधिकांशतः प्लीस्टोसीन भूवैज्ञानिक युग के दौरान रहा करती थी। आमतौर पर माना जाता है कि होमो इरेक्टस की उत्पत्ति अफ्रीका में ही हुई और वहां से धीरे धीरे यह फैलती चली गई। यह पलायन करते हुए पूरे यूरेशिया में दूर दूर तक जॉर्जिया, भारत, श्रीलंका, चीन और इंडोनेशिया तक पहुंच गए। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर आया था। लेकिन ये फिलहाल हमारे लिए अभी बहुत कम है। अभी हमें और आगे जाना है और नई नई चुनौतियों का सामना करना है और अपने आप को और डेवलप और विकसित बनाना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अगले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।